वर्कशीट 10 आ गई है सामाजिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की, आपकी एसएसटी की, और क्लास है 10th। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए नया चैप्टर शुरू हुआ है। चैप्टर जो नया शुरू हुआ है वो है संघवाद। संघवाद यानी फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या फिर संघीय व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था होती है बेटा जिसमें सरकार 2 स्तरों पर काम करती है और दोनों स्तरों की शक्तियाँ बिल्कुल अलग अलग पृथक रूप से पहले ही बंटवारा कर दिया जाता है, यानी उनकी शक्तियां आपस में मेल नहीं खाती, आपस में क्लैश नहीं करती। सत्ता के बंटवारे का एक ही रूप है संघीय व्यवस्था। इसमें सरकार की शक्तियों का ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे तरीके से 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित किया जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्तियों और कार्यों का बंटवारा किया जाता है। इस व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, ऊपर से नीचे सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे एमपीज होते हैं, जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि हमारे सांसद होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं। सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, उनके नीचे है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नीचे है पूरा संसद। संसद में क्या क्या आता है? संसद में सारे एमपीज आते हैं, सारे सांसद आते हैं, जिनको हम लोकसभा के सदस्य भी कहते हैं। उसके बाद आती है हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग सरकार, जिसको प्रादेशिक या प्रदेश की सरकार भी कहते हैं या राज्य सरकार भी कहते हैं। सारे राज्यों में सरकार है। इंडिया में 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, 2 संघीय प्रदेश हैं जहाँ पर राज्य सरकार है, यानी वहाँ पर संघ भी है लेकिन फिर भी इलेक्शन होते हैं और सीएम भी बनाए जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं। एक में तो आप रहते हैं जो है दिल्ली, ये एक संघीय प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है, और उसके साथ साथ ये है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ पर सीएम भी है, यहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं। और दूसरा ऐसा है संघीय या केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जहाँ पर सीएम भी होते हैं और एलजी भी होते हैं। हमारे यहाँ भी एलजी हैं। अभी एलजी और सीएम कौन है या बताइए? दिल्ली में अभी एलजी हैं अनिल बैजल जी, और हमारे सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी। संघीय सरकार में क्या क्या विशेषताएं होती है अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ संघीय सरकार में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें होती हैं, बिल्कुल सही। संघीय में प्रत्येक स्तर की शक्तियों का वर्णन किया जाता है अलग अलग तरीके से। एक ही नागरिक समूह पर काम करने वाले, शासन करने वाले भिन्न आधिकारिक क्षेत्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में एमपी भी चुने जाते हैं और एमएलए भी चुने जाते हैं। एमएलए मिलकर क्या करते हैं? मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। और एमपी क्या करते हैं? सारे दुनिया से, सारी दुनिया नहीं, सारे इंडिया से एमपीज इकट्ठा होते हैं और अपने में से एक एमपी को क्या बना देते हैं? प्रधानमंत्री। उसके बाद स्वतंत्र होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। संविधान संशोधन आपसी सहमति से होता है या फिर 2/3 बहुमत से होता है। देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य बना रहता है, क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग तरीके से उसकी समस्याएं हैं। तो प्रादेशिक सरकार बहुत ज़रूरी है ताकि उस प्रदेश के छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो सके। देखिए, जैसे कि आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल मैम है, उसके बाद हर क्लास में एक एक टीचर है, तो हर टीचर के पास एक पावर होती है कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए और कैसे संभाले। ऐसे ही इसी तरह की हायरार्की सिस्टम, इसी तरह का सिस्टम बनाया जाता है। इसको संघीय सिस्टम या संघीय सरकार कहते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको डिटेल में पढ़कर कि संघीय सरकार का मतलब क्या होता है और भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें क्या क्या गुण हैं। चलिए, संघवाद। संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार व अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। इंडिया में जो संघवाद है या फेडरलिज्म है वो हमने कनाडा से लिया है। कनाडा में वैसा ही संघवाद होता है जैसे इंडिया में होता है। सामान्य रूप से प्रभुसत्ता का विभाजन संघीय और राज्य सरकारों के मध्य उनके संविधान में उल्लेखित होता है, जो उस संविधा को अंतिम रूप से पुष्ट करता है। साधारणतया संघीय सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है जिन्हें क्षेत्र विस्तार खर्चीला अथवा दुरूह होने के कारण राज्य स्वयं चलाने में कठिनाई प्रतीत करते हैं। यानी जो राज्य नहीं कर सकते उन कामों को करने के लिए आपको संघीय सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को कहा जाता है। अतः इन कार्यों को चलाने के लिए वे सब इकाइयाँ प्रतीत करते हैं। अपनी राज्य शक्तियों का एक निश्चित भाग संघीय सरकार को अधिकार और साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं और उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं और उनके प्रतिरूप अधिकार और साधन संविधान द्वारा लेते हैं। इस प्रकार एकात्मक संविधान यानी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत संघात्मक संविधान में एक ही संविधान के अंतर्गत डुअल पॉलिटी यानी कि राजद्वय को स्थापित किया जाता है, यानी कि 2 तरह की सरकारें की जाती हैं।
जो एक ही संविधान के तहत काम करती हैं। आगे, संघात्मक संविधान में ये विशेषताएं होती हैं। प्रथम, राजनयिक शक्तियों का संघीय व राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विभाजन किया जाता है, यानी कि लिखा होता है कि कौन सी शक्तियां किसके पास होंगी। दूसरी बात, संघीय संविधान की प्रभुसत्ता अथवा प्रथम, न तो संघीय न राज्य सरकारें संघ से पृथक हो सकती हैं, यानी कि कोई भी अलग नहीं हो सकता है और सारी शक्तियां दोनों में विभाजित होती हैं। संघात्मक संविधान उन दोनों से समान रूप से सर्वोपरि होता है। संविधान जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ऊपर होता है। क्योंकि संघीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है, अतः संघात्मक संविधान का लिखित होना भी आवश्यक है। क्योंकि उनकी शक्तियां अलग अलग हैं, राज्य की अलग और केंद्र की अलग, इसलिए इसको लिखित होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी शक्तियाँ किसके पास होंगी। चतुर्थ, संघात्मक संविधान और संघीय और राज्य सरकारों के समझौते का अंतिम रूप से पुष्ट करता है, यानी कि संविधान ये डिसाइड करता है कि केंद्र सही है या राज्य सरकारें सही हैं। अतः ऐसे संविधान का व्यवहारिक रूप से अपरिवर्तनीय होना अपेक्षित है कि इसको आप बदल नहीं सकते, नहीं तो क्या होगा, केंद्र सरकार आएगी वो अपने हिसाब से संविधान को बदल लेगी। कम से कम किसी एक पक्ष के मत से ऐसा संविधान परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर आपको संविधान बदलना है तो ना अकेले राज्य सरकार बदल सकती है और ना ही केंद्र सरकार। संविधान का परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। स्पेशल प्रोविजंस होते हैं और उसी तरीके से उनको बदला जा सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद जो संघीय और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक कार्य संचालन में कर्तव्य, अधिकार और साधनों के विषय में आ गए तो उनके निर्णय के लिए न्यायालय को संविधान के संघात्मक प्रावधानों की मीमांसा करने का पूर्ण और अंतिम अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर कोई झगड़ा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच तो न्यायालय यानी कि न्यायपालिका इसको डिसाइड करती है और वो जो लिखा हुआ संविधान है उसको अपने हिसाब से पढ़कर और उसका मंथन करके उसके बारे में सोचकर तब कोई फैसला देती है। इसी विशेषताओं के साथ संघात्मक संविधान का एक आदर्श प्रारूप संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहाँ पर पूरी तरह संघात्मक है, यानी कि बिल्कुल ही अलग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बिल्कुल अलग अलग नीतियाँ हैं। लेकिन भारत में जो संविधान है या संघात्मक संविधान है वो नए तरीके का है। वो कुछ कनाडा से मिलता है और अलग अलग राज्य जो जहाँ संघात्मक संविधान है वहाँ से लिया गया, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एकात्मक संघात्मक संविधान है, यानी कि हमारे यहाँ संघ सरकार अलग ज़रूर है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों का मुख्य जो शक्तियाँ हैं वो लगभग केंद्रीय सरकार के पास ही निहित होती हैं। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं? संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्तियों को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन और साझा शासन की व्यवस्था होती है। यह आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, क्या भारत भी एक संघ प्रदेश है या भारत में जो संघीय व्यवस्था है क्या वह संघीय व्यवस्था है? हाँ, जी हाँ, यहाँ पर देखिए, जी हाँ, हमारा देश संघीय व्यवस्था वाला देश है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक व्यापक स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना सामाजिक था और भारतीय समाज द्वारा ऐसा भी करना है। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक समूह होगा जिसमें संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलता को दूर रखने के लिए उत्सुक थे। यानी कि हम लोग संघ बन गए लेकिन हमें संघ रहते हुए भी हम पूरी तरह संघ व्यवस्था को नहीं अपना पाए और इस प्रकार भारतीय शासन में प्रशासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है, यानी कि कुछ लक्षणों को हमने अपना लिया है लेकिन पूरी तरह संघ शासन में हम नहीं तब्दील हो पाए हैं। हम लोग संघ शासन पूरी तरह नहीं बन पाए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में अंतर भी होता है? जी हाँ, संघीय सरकार वाली सरकारों में भी अंतर होता है। अंतर दो तरीके से होता है। एक तो राज्यों के इकट्ठा होने से बनी संघ सरकार और एक राज्यों को इकट्ठा करने वाली संघ सरकार। एक बार देखते हैं संघीय व्यवस्था किस प्रकार, दो प्रकार की होती है।
संघीय शासन व्यवस्था को गठित करने के दो रास्ते होते हैं। साथ आकर संघ बनाना, जब बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र, दो या दो से अधिक बड़े बड़े राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र आकर एक इकाई गठित कर लेते हैं, तो वो होता है तरीका साथ आकर वो करना, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, ऐसा ही हुआ है। अब हम आते हैं दूसरा, साथ लेकर चलने वाले संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से होते हैं, संघीय शासन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हमने देखा किस तरीके से दोनों अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल करने में कारगर होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा जनता खुशहाल तब होती है जब उनकी सुनवाई होती है। जब सत्ता को कई तरीकों में बांट दिया जाता है, अलग अलग स्तरों में बांट दिया जाता है, तो उस क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग इंसानों के पास जाती हैं और अलग अलग शक्तियाँ अगर अलग अलग जगह चली जाएंगी तो उन शक्तियों का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, यानी कि लोगों पर शासन करना आसान हो जाता है। जब लोगों पर शासन करना आसान हो जाता है तो लोग भी अपने आप जाकर सरकार से सुनवाई करवा सकते हैं, और जब सरकार में कई तरह की सरकार होती है तो लोगों की सुनवाई भी ज़्यादा होती है। उनके छोटे मुद्दे से लेकर बड़े मुद्दे तक हर मुद्दे का हल किया जाता है, क्योंकि कई जगह पर कई तरह के ऑफिसेस, कई तरह के संवाद, कई तरह की समस्याओं का सुलझाना हो सकता है, क्योंकि सत्ता में जो शक्तियां हैं वो एक जगह निहित नहीं है, वे कई जगह निहित हैं। इसलिए संघीय व्यवस्था में लोग हमेशा खुशहाल होते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली चीज़, जितनी भी स्लाइड्स इस वर्कशीट में हमने यूज़ की हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ की है, वो आपको एक फेसबुक पेज पे मिलेगी, और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी क्लियर है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ ये है बेटा कि अगर आपको कभी भी डाउट होता है या कोई भी वर्कशीट आती है तो सिर्फ वर्कशीट नहीं करनी है, आपने वो चैप्टर बुक से भी पढ़ना है, ताकि आपको वो चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो जाए, आपको सारी बातें समझ में आए। और जो भी स्लाइड्स और जो भी फ़ोटो यहाँ यूज़ होनी है या यूज़ हुई हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको एक फ़ेसबुक अकाउंट मिलेगा, फेसबुक पर एक पोस्ट मिलेगी, उस फेसबुक पोस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय।